कि जो ये ड्रग अब्यूज़ होता है, सब्सटेंस अब्यूज़, चाहे अल्कोहलिज़्म हो। मैंने लोगों का बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। मैंने घर से चोरी करनी शुरू करी, बाहर से चोरी करनी शुरू करी। वहाँ गया नंगे पैर, वहाँ से चप्पल पहन के आ गया, बेच दी। जूते पहन के आ गया, बेच दिए। थॉट्स आने बंद हो गए हैं, मेरा विचार नहीं आ रहा नशा करने का, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बॉटम वाला, सड़क पे आ गया, मरने को तैयार। मेरे घर वाले ट्राई कर चुके हैं, डॉक्टर ने ट्राई कर लिया, साइकियाट्रिस्ट ने ट्राई कर लिया, सब फेल हो गए। क्या चाहते हो? नशा छोड़ना चाहते हो? नशा छोड़ना चाहते हो? हाँ, छोड़ दो। जब छुपा आप के। नहीं छोड़ पा रहे थे सर, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? और ड्रग्स का प्रॉब्लम क्या आती है, लोग सोचते हैं कि तो बेकार आदमी है, ये छोड़ ही नहीं सकता, ये छोड़ना नहीं चाहता। सच्चाई क्या है, वो छोड़ना चाह रहा है बट वो छोड़ नहीं छोड़ नहीं पा पा रहे रहा। हैं। Hello, all. Welcome to our podcast, a podcast where we try to dive into the minds of extraordinary people. People who have either broken barriers, shaped industries, or those who can inspire millions. Today, we'll be touching on a very sensitive topic, prevention of alcoholism and drug abuse. So today we have with us Pradeep Goyal, who is the founder and owner of Regal Rehabilitation Center, which is located in Ghaziabad, Uttar Pradesh. He started his crusade against substance abuse 2 decades ago, and finally, in the year 2014, his efforts were recognized and appreciated by the government, and he received President Award. Receiving this award only skyrocketed his efforts, and again in the year 2017 he received award of Yosheshtra Sammans Award. So today he'll be helping us understand what addiction is, what role does family plays in the recovery process of these individuals. So please stay tuned and welcome our guest. Hello sir, welcome to our podcast. Please give a brief introduction of yourself. माय नेम, मेरा नाम प्रदीप गोयल है और मेरे को 33 साल हो गए रिकवरी में। Okay. और यूजिंग मेरा करीब 17-18 साल का यूजिंग रहा और मैंने हर प्रकार का नशा किया था। और जब मैं रिकवरी में जब मैं नशा करता था तो मेरे को लगता था कि मेरे को संजीवनी मिल गई है, सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं हर व्यक्ति को ये पिलाऊं। कोई मेरे को अगर कह दे ना ये चरस क्या होती है, अच्छा पिएगा, फटाफट कहीं से पैसे का इंतज़ाम करना, लेके आना, उसको पिलाना। बिकॉज मेरे को लगता था कि यार ये सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेरे यार दोस्त थे वो धीरे धीरे मेरे से कटने लगे। एक ने मेरे को बोला कि प्रदीप, मैं तेरे साथ दोस्त हूँ, मैं तेरे साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तू नशा करेगा तो मेरी तेरी दोस्ती नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने उसको नशा करा दिया था। तो उस कराने के बाद क्या हुआ कि उसका विड्रॉल हुए होंगे, नेक्स्ट डे बड़ी प्रॉब्लम हुई। फैमिली ने उसको बोला कि तूने क्या किया, उसने बोल दिया, कम्युनिकेशन अच्छा था फैमिली से, तो उसने बता दिया ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद उसने मेरे से मिलना बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, उसको नहीं समझ में आया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि सब कुछ चला गया, दोस्त चले गए, पैसा चला गया, हेल्थ चली गई, सोसाइटी में भी मतलब क्या बोलूँ, बहुत बुरा हाल, फुटपाथ पे आ गया। पर नशा नहीं छूटा, हेल्प मांगता रहा। किसी ने बोला, किसी दोस्त ने बोला मेरे पास आ जा, उसने ऑल्टरनेट ड्रग्स दिए कि अच्छा ये ले ले, ये मत ले। उस टाइम तक मैं स्मैक पे आ गया था। तो उसने बोला नहीं स्मैक मत ले, गोलियां खा ले, गोलियों से दिक्कत नहीं होगी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब आपको जो चीज़ पसंद है आप उसी में वापस पहुंचते हो। तो मेरा भी वही हाल हुआ कि मैं बार बार वापस पहुंचता था। मैंने लोगों का बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, मैंने घर से चोरी करनी शुरू करी, बाहर से चोरी करनी शुरू करी, सब कुछ किया। मतलब जेब कतरों के साथ घूमना, क्या कोई भी कैसा भी तरीका। हमारे टाइम पे लॉटरीज बहुत चलती थी, तो एक व्यक्ति मेरे को मिला, वो क्या करता था, पुरानी लॉटरी के टिकट हाथ में लेके घूमता था। और किसी भी जाके रैंडमली किसी से पूछा, भाई साहब इसको जानते हो, शर्मा जी, ये कहाँ रहते हैं? ये एड्रेस बताया था, मिल नहीं रहा, ये पता नहीं क्या काम है कि नहीं, उन्होंने हमारी दुकान से लॉटरी बुक कराई थी, उनका नाम निकल गया, उनको पैसे देने। अब वो आदमी सोचता है कि यार ये दुकानदार कैसा है कि घर आके पैसे दे रहा है। अच्छा मेरा भी नंबर लगा दो, ये नंबर लगा दो, वो नंबर लगा दो, इस लॉटरी में पैसे दे दिए, नशा कर लिया।
उनके साथ घूमना शुरू करा। मतलब कैसा भी कोई मिल गया, पैसा चाहिए किसी तरह से, तो कुछ भी करने को तैयार था। तो अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों में गया, कोई मंदिरों में जाता था, वहाँ गया नंगे पैर, वहाँ से चप्पल पहन के आ गया, बेच दी, जूते पहन के आ गया, बेच दिए। तो मतलब मेरे को लगता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ट्राई करता था, कुछ दिन के लिए छोड़ देता था, फिर शुरू हो जाता था, छोड़ दी फिर शुरू हो गया। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों होता है। फाइनली मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक व्यक्ति है जिसने छोड़ दी। मेरे को डाउट हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने छोड़ दी है तो छूटती नहीं। तो मैंने पूछा कि जी कितने टाइम से नहीं पी? 2 साल के करीब हो गए। 2 साल में आपसे कब मिला? बोला काफ़ी टाइम मिलता रहता है। कल लास्ट कब मिला? 1 हफ्ते पहले। कितना फ्रीक्वेंटली मिलता है? बोला हफ्ते 10 में मिलता रहता है। तो वो साइकेट्रिस्ट था और मेरे को लगा कि अगर वो व्यक्ति इसको रेगुलरली मिल रहा है और 2 साल से मिल रहा है तो उसने छोड़ दी होगी। तब मेरे को लगा कि छूट जाएगी। मेरे को लगता तो था कि छूट सकती है, क्योंकि जब मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ देता हूँ तो छूट तो सकती है, बट छूटे रहती नहीं है। तो छोड़े रखने के लिए क्या करना है? जब 2 साल से उस व्यक्ति ने नहीं नशा किया, इसका मतलब उसकी छूट गई है। तो मैंने कहा यार उससे मिलते हैं और वही मेरे को हेल्प करेगा बाहर निकलने में। तो पता लगा कि वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया। मैं डी एडिक्शन सेंटर में जाता था, जहाँ आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, आपकी बॉडी नॉर्मल हो गई, आपको क्रेविंग नहीं रही, आपको कोई विड्रॉल्स नहीं होंगे। लेकिन आपकी बॉडी मांगती है, आपका माइंड मांगता है, आपका लाइफस्टाइल मांगता है, आपका पूरा लाइफस्टाइल वैसा हो गया ना कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। फिर वापस पहुंच जाता था। तो पता लगा ऐसे ऐसे रिहैब में, उस रिहैब में गया। रिहैब में जाने के बाद वहाँ मैंने कुछ टाइम बाद मेरे को लगा कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो विचार ही नहीं आ रहे। बाहर खाना खाने जाते थे तो वहाँ देखा कि विल्स का पैकेट है, उसमें पन्नी होती थी, उसमें स्मोक करते थे। तो मैंने कुछ टाइम बाद देखा कि मेरे को तो, मैं पहले तो बाहर निकलते ही विल्स का पैकेट, इसमें पन्नी है या नहीं है, अपने आप नज़र जाती थी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मैंने देखा नज़र नहीं जा रही। फिर मेरे को लगा नहीं अब तो नज़र नहीं जा रही, अब मैं ठीक हूँ, थॉट्स आने बंद हो गए हैं, मेरा विचार नहीं आ रहा नशा करने का, मैं ठीक हूँ। मैं समय से पहले वापस आ गया। उन्होंने खूब समझाने की कोशिश करी, मेरे को लगा नहीं अब तो मैं ठीक हूँ। ये मेरे को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मैं इनके स्टाफ का काम करता हूँ, मतलब काफ़ी स्टाफ काम कर देता हूँ जो इनको स्टाफ रखना पड़ता है। और नतीजा क्या निकला, वापस आकर रिलैप्स हो गए। रिलैप्स हो गए तो लगा नहीं यार वही जगह है जो बचा सकती है, दोबारा जाना चाहिए। अब दोबारा किस मुँह से जाएँ, क्योंकि वहाँ तो अपनी मर्जी से आए, उनको बोल के आए कि जी मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मतलब फोर्स कर दिया था लिटरली उनको ना। अब दोबारा कैसे तैसे गए वापस। और वो जो सेंटर चला रहा था वो व्यक्ति खुद एक अल्कोहलिक था, और हार्डकोर अल्कोहलिक। ओके। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बॉटम वाला, सड़क पे आ गया, मरने को तैयार। तो उसको बहुत पहचान थी। जब मैं वहाँ पहुँचा ट्रीटमेंट के लिए तो मेरा ब्रदर ने जाके बात करी, बॉम्बे में था वो रिहैब। ब्रदर ने जाके बात करी, उसने कहा उसको लेके आओ, उसको बात करेंगे, उससे देखेंगे। तो जब मैं अंदर गया तो मेरा चलने का तरीका ऐसा था कि मैं ट्राई कर चुका हूँ, मेरे घर वाले ट्राई कर चुके हैं, डॉक्टर ने ट्राई कर लिया, साइकेट्रिस्ट ने ट्राई कर लिया, सब फेल हो गए। अब देखते हैं आप क्या करते हो। मैं गया हूँ अपनी इच्छा से, लेकिन मेरा एटीट्यूड वॉक जो थी वो इस तरह से थी कि अब देखते हैं आप क्या करते हो। बाकी सब तो फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने बैठे बैठे मेरे को जज कर लिया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई आप सारे विड्रॉल्स में तो एक दूसरे को देख के आपको सपोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल। बट मैं अकेला था विड्रॉल में। खैर कैसे तैसे जब छठे दिन डिस्चार्ज का टाइम आया तो डॉक्टर ने, मेरे जिसने एडमिट कराया था, फ्रेंड ने, मेंबर ने, बोला कि बस मंडे को आके फिर भर्ती हो जाना। मैंने कहा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैंने मंडे तक नशा नहीं किया तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कर लूँगा तो ज़रूरत पड़ेगी। बोला अपना दिमाग चला रहा है, तुम कहोगे, डॉक्टर साहब कहेंगे मैं दोबारा आ जाऊँगा, 1 बैच 2 बैच 1 साल तक कहो, 1 साल तक आता रहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, मेरा खाना कौन लेके आएगा। देख रिहैब ऐसी जगह है जहाँ मैं, जो बिल्कुल ही कहीं भी नहीं चलता था ना, वो रिहैब में चल जाते थे। तो मैं रिहैब में इसलिए ज्वाइन कर रहा था कि मैं कहीं तो अब सेटल ही नहीं हो पा रहा, मार्केटिंग में था, मैं चल नहीं पा रहा, अब मैं रिहैब में ज्वाइन कर लेता। तो मैं रिहैब में इसलिए ज्वाइन किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रिहैब के लिए बनाऊँ,
क्योंकि मेरी लाइफ में एक स्टेज थी जब मैं नशे से 9th की क्लास है, 9th में फेल होने के बाद मैं अपने कज़न के पास चला गया था बॉम्बे। Okay. मतलब घर वालों ने भेज दिया था कि इसको ले जाइए, तो यहाँ बेकार हो रहा है, कुछ नहीं करता। ठीक है चाची जी, मैं ले जाता हूँ, मैं इसको कहीं ना कहीं सेट कर दूँगा। वहाँ उसने मेरे को एक बच्चे की वो दिला दी ट्यूशन्स, और बोला, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो ना, आप तो एमएससी वगैरह करते हो, आप मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो 10th में फेल हो जाते हैं, 9th में फेल हो जाते हैं, 8th में फेल हो जाते हैं, तो डायरेक्ट मैट्रिक होता है वो करा दो। बोले ठीक है स्टार्ट कर देते हैं, तू काउंसलिंग कर, मैं एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा। अब 5-7 स्टूडेंट्स हो गए। अब वो कह रहा है कम से कम 10 स्टूडेंट्स हो तो मैं एक टीचर को एंगेज करूंगा। अब बार बार हम बोल रहे हैं जी 1 तारीख से होगा, फिर बोल रहे हैं 10 तारीख से होगा, फिर बोल रहे हैं 20 तारीख से होगा। तो मैंने कहा भाई साहब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश की क्लास ले सकता हूँ और हिस्ट्री की ले सकता हूँ। हिस्ट्री में तो कहानियाँ सुनानी, वो 9th में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब एक सीए की क्लासेस थी, सीए के लिए, सीए एंट्रेंस के लिए, तो मैंने कहा जी इंग्लिश के ले सकता हूँ, बाकी तो मेरे कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ देखा एक बच्चा सा, एक बुज़ुर्ग सा, 2-3 जने थे। अब मेरे को तो याद ही नहीं कि मैं क्या पढ़ाऊँ, तो मैंने उनसे पूछा जी वर्ब क्या होता है। उन्होंने बोला, दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, कर करके मैंने रिफ्रेश कर लिया कि हाँ ये ठीक बोल रहा है। मैंने कहा ये ठीक बोल रहा है। तो इस तरह से उसको भी मैनेज किया। तो मेरे को ये दिखाई दिया कि मैं शायद एजुकेशन के लिए मैं बनाऊँ, और मैं शायद लोगों को अपने एक्सपीरियंस से लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैंने रिहैब में काम करना शुरू करा, फिर मैंने अपना रिहैब ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अपना बनाने के बाद फिर भी कहीं करता रहा, जेल में काम किया, फुटपाथ पे रहने वालों के साथ काम, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ काम किया। फाइनली 2004 में मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, और 2010 के आसपास मैंने अपना रिहैब शुरू कर दिया। दैट्स इनक्रेडिबल सर। आई थिंक आप तो रियल लाइफ संजू हो गए, बिकॉज आपकी स्टोरी सुन के माई हार्ट सॉफ्ट सर, बिकॉज यू हैव वेंट थ्रू सो मच इन लाइफ। सर वी हैव लिसन्ड, हमने ये पढ़ा भी है कि जो ये ड्रग अब्यूज़ होता है, सब्सटेंस अब्यूज़, चाहे अल्कोहलिज्म हो, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित नहीं होता है, वो फैमिली, सोसाइटी तक जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो फैमिली डायनामिक्स होती है वो भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट होती है जब कोई उसका एक सदस्य सब्सटेंस अब्यूज़ या अल्कोहलिज्म में पड़ जाता है। तो व्हाइल यू वर गोइंग थ्रू ऑल दिस, जितना भी आपने बताया मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैं रिलेट भी कर पा रही थी, बिकॉज़ आप जब एक ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो तो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन योर कॉन्फिडेंस, जैसे आपने कहा, एंड आपको पता चला कि रिहैब ही मेरी एक जगह है जहाँ पे आई फील सिक्योर, एंड नाउ यू हैव योर ओन रिहैब, दैट्स इनक्रेडिबल। सो बट इस पूरी जर्नी में व्हाट वाज योर द रोल ऑफ योर फैमिली? आपके भाई ने आपको कितना सपोर्ट किया? तो आपकी मदर, जो बाकी घर वाले हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? बिकॉज़ वो भी एक कहीं न कहीं एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन में थे, सीइंग देयर सन गोइंग थ्रू सो मच इन लाइफ। तो उनके बारे में प्लीज़ बताइए कुछ। सी फैमिली का रोल बहुत होता है। जी। फैमिली एंड सोसाइटी, 3 चीज़ें हैं, एडिक्ट, फैमिली, सोसाइटी, तीनों का बड़ा मेजर रोल है उसकी रिकवरी के लिए। एडिक्ट जो है वो नशे जो फंस गया, नशे में फंस गया, वो निकलना चाहता है एक स्टेज के बाद। इनिशियली वो उसको बड़ा मज़ा आता है, बट जब वो उसका एडिक्ट बन जाता है, जब उसका आदी हो जाता है और उसको दिखाई देता है छूट नहीं रही, तब वो छोड़ना चाहता है हुँ, और छूटती नहीं। हुँ, बिल्कुल। तब वो ट्राई कर रहा है, रिलैप्स हो गया, ट्राई किया, रिलैप्स हो गया, घर वालों को लगता है छोड़ना ही नहीं चाहता। हुँ। घर वालों को भी क्या है कि जब आप छुपाते नहीं हैं। छोड़ पा रहे थे सर, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा "ये छोड़ना ही नहीं चाहता", और मैं कहता था मैं छोड़ना चाहता हूँ। उन्हें क्यों शुरू कर दी? मैंने कहा जी वो मिल गया था, उसने पिला दी, और एक बार पीने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो अगले, अच्छा कल से मैं तेरे को छोड़ाऊंगी फैक्ट्री तक, जहाँ तू जाता है काम के लिए, मैं छोड़ के आऊँगी तेरे को, वापस लेने आ जाऊँगी। अब मेरे को पता है कि मैं शुरू हो चुका हूँ, मेरे रुकने वाला तो हो नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आप कब तक जाओगी? तो मेरे को ही कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल मेरे को मालूम था मैं कर नहीं पा रहा। तो मैं झूठ बोल देता था कि मैं ठीक हूँ, कहीं से मैनेज हो गया, लगता है छोड़ दी। फिर वो पकड़ लेते थे किस दिन, कहते तू तो कह रहा था मैंने छोड़ दी, ये हो गया था, वो हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, उनका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है।
उन्हें लगता है आप छोड़ना नहीं चाहते। और जनरली सोशली समाज में सबका ये व्यू है कि नशेबाज छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, हम्म स्पेशली अल्कोहल के साथ। हम्म क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं सोशल ड्रिंकर्स हैं, 10 में से 2 आदमी जो हैं अल्कोहलिक बनेंगे, 8 आदमी सोशल ड्रिंकर्स हैं। तो वो बाकी जो लोग पीने वाले हैं वो क्या बोलते हैं उसको, हमारी तरह पिया कर ना, थोड़ी पिया कर, पीने के बाद झगड़ा मत करा कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर। अब वो सोचता है कि मैं भी इनकी तरह सोशली पीऊँगा, बट वो जब अल्कोहलिक बन गया उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सोशल ड्रिंकिंग पॉसिबल नहीं है। ड्रग्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर ड्रग्स का प्रॉब्लम क्या आती है, लोग सोचते हैं कि तो बेकार आदमी है, ये छोड़ ही नहीं सकता, ये छोड़ना नहीं चाहता। सच्चाई क्या है, वो छोड़ना चाह रहा है बट वो छोड़ नहीं छोड़ नहीं पा पा रहा। रहा। अब घर वालों ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। मेरे केस में मैं बताता हूँ कि मेरी मदर ने क्या किया। एक ब्रदर ने तो शुरू में बोल दिया इसको घर से निकाल दो, एयरफोर्स में था, फौजी दिमाग। तो उसने बोला इसको तो घर से निकाल दो आप, जब तक आप इसको नहीं छोड़ोगे ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये हार्डशिप्स नहीं फेस करेगा ये छोड़ेगा नहीं। अब मदर छोड़ नहीं पा रही थी, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे रोकना शुरू कर दिया कि मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगी। मैं मान लीजिए घर में बाथरूम में नशा कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, खोल, अंदर आके स्मेल करना, तो बाहर करना शुरू किया। अब बाहर कर रहा हूँ तो पकड़ा जाऊँगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा, और प्रॉब्लम्स हैं, लोग मार देंगे, कुछ ये दुनिया भर सारे की। माल जैसे जो जो भी आप कोकेन कह रहे हैं या हीरोइन, जो भी ये सब सब्सटेंस होता है, सर ये इजीली अवेलेबल था आपको? हाँ, आज भी अवेलेबल है, शायद ओके। उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले आपको पता था यहाँ मिल रहा है। इनिशियल स्टेजेस में बताता हूँ कि वो जब मैं चरस वरस पीता था तो एक तखत पे इतने इतने बड़ा मतलब भरा होता था, खुले बिकता था, बाहर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, खुल के बिक रहा है, सबको पैसा जाता था। बट जब स्मैक आना शुरू हुआ तो थोड़ा सा टाइटनेस हो गया, उतना खुलेपन पे नहीं मिल रहा था। ओके। अब गए, पुलिस वालों से सेटिंग हो गई उनकी, तो आपको कोई नहीं रोक रहा। पुलिस वालों से थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर आया तो उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। पकड़ना शुरू कर दिया तो उसने वहाँ बेचने की जगह दूसरी जगह बेचना शुरू कर दिया, पर मिल जाता था। अब पोजीशन ये आ गई कि अब जो है आप मैसेज फ़ोन पे कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, अब आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। उस चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, बंद नहीं हुआ, ओके। सोफिस्टिकेटेड हो गया थोड़ा सा। सर जैसे आपने बताया कि आप सब्सटेंस अब्यूज़ में थे, एंड जितना भी मैं समझ पाई हूँ वो काफ़ी एडिक्टिव है इन नेचर, कि हम जितना मैं खाती हूँ मैं वो मेरे लिए इनफ नहीं होता, आई क्रेव इट मोर, राइट? तो मतलब हाउ डज इट प्लेज विद द माइंड, व्हाई इज इट सो एडिक्टिव इन नेचर? मतलब ऐसा क्यों है कि हम इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि मतलब उसको खाना छोड़ दे, ऐसा क्यों है? सी, ये एडिक्शन जो है वो बायो साइको सोशल 3 ओके। जगह पे अटैक करता है। ओके। बायोलॉजिकली, फिजिकली आपको अटैक करता है, ओके। मेंटली अटैक करता है, ओके। और सोशली अटैक करता है। हम इसको प्रोग्राम की भाषा में बोलते हैं फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिजिकली क्या है, मतलब आपका ये ना बॉडी में जब आपने नशा किया तो वो डोपामाइन रिलीज करता है, प्लेजर सेंसेशन आता है, हाईनेस मिलती है। तो जब आपको हाई मिलता है तो आपको अच्छा लगा कि भैया अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया, मेरे को अच्छा लगा। अल्कोहल के केस में बताता हूँ आपको, मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम आप कहीं गए, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, किसी पार्टी में गए, लोगों ने बोला ले ले भाई, मैंने कभी ली नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब एक आध बार मना करोगे फिर वो कहेंगे अरे सब ले रहे हैं, ले ले, कुछ नहीं होता। तो अब डर डर के लोगे, थोड़ा सा लोगे। आपने फर्स्ट टाइम थोड़ा लिया, आपको थोड़ा सा इन्जॉय हुआ, आपने नेक्स्ट टाइम लिया, थोड़ा इन्जॉय हुआ, फिर आपको लगा कि नहीं मैं थोड़ा और ज़्यादा ले सकता हूँ, आपने थोड़ा और ज़्यादा ले लिया अल्कोहल। तो आपको दिमाग में 2 चीज़ें आई कि मैं थोड़ा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़्यादा लूँगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और स्पेशली अल्कोहलिज्म के साथ क्या है कि हम बोलते हैं कि एक्स फैक्टर, जो ब्रेन डेड, मतलब जिनकी डेथ हो गई अल्कोहलिज्म की वजह से, उनके दिमाग का जब उन्होंने करा तो उन्होंने देखा एक केमिकल है, ओके। THIQ, बहुत लंबा नाम है उसका, शॉर्ट में उसको THIQ बोलते हैं। तो उनके ब्रेन में THIQ है,
जो उनको बार बार वापस ले जाता है वो हाई लेने के लिए। अब आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक फीड हो गया कि थोड़ा लूँगा थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा लूँगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब फिज़िकल एस्पेक्ट क्या है कि आप परेशान हैं, आपको स्ट्रेस में हैं, आपका कोई जेब कट गई, आपको जॉब से निकाल दिया गया, आप फेल हो गए, कोई भी आपके लिए इमोशनल प्रॉब्लम आई, आपने नशा कर लिया, वो प्रॉब्लम आपको महसूस होनी बंद हो गई, ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, पर आप उसको फील नहीं कर रहे। तो आपका माइंड ने एक बार मैसेज दे दिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो नशा कर लो निकल जाएगी। तो आपका माइंड ने आपको कंडीशन कर दिया कि थोड़ा लोगे, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादा ले लो, छोटी प्रॉब्लम है थोड़ा ले लो, थोड़ा एंजॉय करना है थोड़ा लो, ज़्यादा एंजॉय करना है ज़्यादा ले लो। और अल्कोहल के साथ क्या है, जो अल्कोहलिक बनता है उसका लिवर में ना बहुत फास्ट प्रोसेस करता है अल्कोहल को। ओके। जो नॉर्मल आदमी है वो उसका एक पैक लिया, दो पैक लिए, तीन पैक लिए, एक स्टेज के बाद उसको नेक्स्ट डे हैंगओवर हो जाएगा। हैंगओवर होगा तो उसको पता लग गया कि मेरे मैं से इतनी टॉलरेट नहीं हो मेरे सकती। इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, हम्म। मैं इतना पीता हूँ ठीक रहता हूँ, इससे ज़्यादा पीता हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है, हम्म। वो उससे ज़्यादा नहीं पिएगा। लेकिन जो अल्कोहलिक बनने वाला है, जिसके प्रीडिस्टिंड है कि मतलब उसके जीन्स जिस तरह से हैं, तो उसको क्या होता है, ज़्यादा ले ली तो भी कोई दिक्कत नहीं, हैंगओवर हो नहीं रहा, जिसको लोग कह देते हैं कैपेसिटी ज्यादा है मेरी। कैपेसिटी ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा पी सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। अरे तू तो दो पैक में आउट हो जाता है, मेरे को देख मैं चार चार पैक पी लेता हूँ, तो वो सोचता है कि मैं भी चार पैक पी के दिखाऊंगा। बिल्कुल। और आपने मेंटली आपको एडिक्शन हो गई, बिल्कुल। फिर आपकी बॉडी क्रेव कर रही है, जैसे खाना है, आप चार रोटी खा रहे हो, आपको अगले दिन कहेंगे दो रोटी खाओ, तो आप पॉसिबल नहीं पेट है ही ना। नहीं भरा। एक दिन मैनेज कर लोगे, एक बिल्कुल। टाइम मैनेज कर लोगे, दूसरे टाइम मैनेज कर लोगे, ज़्यादा टाइम आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को। बिल्कुल। अब अल्कोहल के केस में लोग क्या बोलते हैं, कम पिया कर। बिल्कुल। अब वो एक दिन दो दिन तो आपको दिखाने के लिए कोशिश कर लेगा, बिल्कुल। हालांकि उसका दिमाग बोलेगा, लेकिन वो कन्विंस करने के लिए अपने आप को, औरों को कन्विंस करने के लिए एक दो पैक पी के रुक जाएगा, बिल्कुल। बट ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाएगा, फिर उसकी वापस वही कैपेसिटी आने वाली है जो उसकी बन गई है, जो उसकी भूख बन गई है ना बॉडी की, कि इतने पैक चाहिए या इतना ड्रग चाहिए, उसको चाहिए, वो टॉलरेंस उसका बॉडी में आ चुका है, तो उसको उतना ड्रग चाहिए, नहीं मिलेगा वो नहीं रुक पाएगा। तीसरा जैसे हमने बताया ना कि सोशल या स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी हम क्या कहते हैं कि रिलीजन से नहीं है, क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप विद व्हाटसोएवर और whomsoever इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस। अब एडिक्शन में क्या होता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ड्रग हो गया, खाना मिले ना मिले बिल्कुल। ड्रग चाहिए, आपकी लाइफ उस चीज के सराउंडिंग आसपास में आसपास घूम रही है। आपको तो ड्रग चाहिए एट एनी कॉस्ट, खाना मिले Cost, ना मिले, बिल्कुल। पैसे हैं आप खाना नहीं खाएंगे, ड्रग ले लेंगे। बिल्कुल। अब वो फिजिकली उसको एडिक्शन हो गई, मेंटली उसका दिमाग में पहले से फीड है कि प्रॉब्लम है तो ये कर लो, अच्छा बिल्कुल। महसूस करना है तो ये कर लो। एक स्टेज के बाद क्या होता है, वो जब नशा कर रहा होता है तो वो कर तो इसलिए रहा अच्छा महसूस करने के लिए, लेकिन एक स्टेज के बाद क्या होता है वो नशा कर रहा होता है नॉर्मल महसूस होने के लिए, एडिक्शन की स्टेज है। अब वो नशा कर रहा है नॉर्मल महसूस करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप शादी वादी में गए, आपने देखा एक आदमी, तीन चार लोगों ने पी, एक आदमी बहुत बोल रहा है पीने के बाद, नॉर्मली नहीं बोलता, हम कहते हैं इसको चढ़ गई। दूसरा जो है बड़ा शांत सा हो गया, ये तो ठीक ठाक था, इसको क्या हो गया, तो बिल्कुल चुप हो गया। तो वो सेकंड स्टेज पे पहुंच गया। पहला तो पहली स्टेज पे अच्छा महसूस किया, शराब उतर गई, नॉर्मल हो गया। दूसरा स्टेज पे पहुंच गया कि वो पी रहा है, तो वो उस स्टेज पे नॉर्मल में भी नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है। फाइनली वो स्टेज आ जाती है, थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ना एक्सट्रीम एल्कोहलिज्म। तो वो स्टेज आ जाती है कि वो पी रहा है नॉर्मल होने के लिए, और नॉर्मल भी नहीं आ रहा, और ज़्यादा पी रहा है और नॉर्मल नहीं हो रहा। मतलब जो हम एक लाइन ड्रॉ करें उसको बोलते हैं नॉर्मल, एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर दें उसको लिखते हैं एच हाई, और एक ड्रॉइंग कर दें लो। तो वो पी रहा है हाई के लिए, फिर नॉर्मल आ गया, और दूसरा वाला जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, और तीसरा वाला जो नीचे नीचे जाया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। और वो सब कुछ करेगा
जो उसको अपनी एडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए करना है, चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, लोगों का कुछ भी, क्योंकि वो उसके लिए वो खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको ये लगने लगता है अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, बिल्कुल। मेरे विड्रॉल्स इतने सीवियर होंगे कि मैं झेल नहीं पाऊँगा। सर, हमने अल्कोहल के बारे में इतनी बातें करी, आपने भी बताया, एंड हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं, जितने हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि अल्कोहलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स ट्रिगर होते हैं, क्योंकि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है ना? वो फिजिकल वायलेंस दिखाते हैं अपने लव्ड वंस पे, और भी बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑफ अल्कोहलिज्म। देन व्हाई अकॉर्डिंग टू यू, आपको नहीं लगता कि अल्कोहल अभी भी इंडिया में एक लीगल प्रोडक्ट है और खूब जोरों शोरों से बिक रही है ना? कहीं मतलब अगर जब 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलिडे है, पर वाइन्स की बॉटल और अल्कोहल की शॉप्स खुली हैं बस। आपने मुझे मैं बहुत हैरान हुई ये सुन के कि आपको सब्सटेंस अब्यूज़, आप कह रहे हैं कि आज डिजिटल ज़माने में व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकती हूँ, और आप कह रहे थे कि पाइल्स ऑफ सब्सटेंस वाज़ ईज़िली अवेलेबल टू यू इन द पास्ट। सो व्हाट नीड्स टू चेंज सर? मतलब कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी क्या ही कर रही है इस सिचुएशन को कर्ब करने के लिए? व्हाइल देयर आर मेनी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया एंड इन दिल्ली, कहीं न कहीं गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए कि जो जो अगर ये सामान मिले ही ना इतनी आसानी से, अल्कोहल लीगल प्रोडक्ट है ना? अब मैं जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया पब्लिक हॉलिडेज का, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट नीड्स टू चेंज सर? सी अल्कोहल बिहार में ट्राई किया, हरियाणा में ट्राई किया कि बैन कर दें, पर जो आदमी एडिक्ट हो गया वो क्या करेगा? वो ही फाइंड, मतलब इट इज़ लाइक इकोनॉमिक डिमांड एंड सप्लाई। तो जब किसी चीज़ का डिमांड है तो सप्लाई आएगी। पर मेरे हिसाब से सर, जो वो उसके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है, उनको पता है कि डिमांड तो खूब है, तो उसके ऊपर जिनको टैक्स लगा हुआ है ऑफ कोर्स उस प्रोडक्ट पे, उससे जो उनको कमाई हो रही है गवर्नमेंट को, उस चक्कर में दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, वो उनका भला नहीं करना चाहते, उनको कमाई करनी है। नहीं, मैंने बताया ना आपको, जैसे उन्होंने हरियाणा में ट्राई किया, जी, बैन कर दिया। जी, गुजरात में भी आज की डेट में बैंड है, जी। बट आप गुजरात में जाएं तो आपको जैसे ही आपकी ट्रेन बॉर्डर में एंटर करेगी इल्लीगल तरीके से मिल रही होगी। तो वो जो कोच अटेंडेंट होंगे या जो रेस्टोरेंट वाले होंगे, पेंट्री कार वाले, वो आपसे आके पूछेंगे वो चाहिए। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि डिमांड है। तो जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई पहुँच जाएगी। मैं जेल में काम करता था, तो जेल में जब किरण बेदी आई, उसने क्या करा कि टबैको बंद कर देते हैं। सबसे स्टार्टिंग तो कहाँ है? टबैको ही है। बिल्कुल। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बंद कर देंगे, जो गेटवे ड्रग है जिससे आदमी आगे एडिक्शन में पहुंचता है, तो आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। बंद कर दी। जो एक बीड़ी का पैकेट 10 रुपये का बाहर मिल रहा है, 20 रुपये का मिल रहा है, वो जेल में 200 रुपये का मिलने लगा। क्यों? डिमांड है ना। लोग खरीदेंगे। डिमांड है, मतलब बॉडी की डिमांड है ना, बिल्कुल। माइंड की डिमांड है, बॉडी की डिमांड है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि मेरे को चाहिए। तो उन्होंने खूब ट्राई किया। एक सुप्रिटेंडेंट आया, उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा, एक अपने आदमी को भेजा जाके तो सप्लाई कर, या खरीदना जा कि जी मेरे को चाहिए, तो मेरे को पता कर कि कौन बेच रहा है, तो उसको बंद करा देंगे। अब वो तो ऑलरेडी जेल में है, अब क्या करोगे? जेल में तो वो ऑलरेडी है, आप उसको पीट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंस दे सकते हो। उन्होंने ये भी करा कि अपने आदमी को कि जा ले जाके बेच दे, कौन कौन खरीदता है। नहीं हो पाया। जहाँ डिमांड है वहाँ सब इकोनॉमिक्स है ना, बेसिक बिल्कुल। सप्लाई एंड डिमांड। बिल्कुल। जहाँ डिमांड है सप्लाई पहुँच जाएगी। अब वो जो आज की डेट में जो मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया, सप्लाई तो आज भी आ रही है ना, बट क्योंकि डिमांड है इसलिए सप्लाई आ रही है। पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती करी तो वो व्हाट्सएप पे आना शुरू हो गया, फेसबुक पे आना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से आपके घर पे डिलीवरी पहुंच जाएगी। आप उसको पेटीएम से पे कर दो, या मतलब जो यूपीआई पेमेंट्स हैं उससे आप पेमेंट कर दो उसको, वो आपके घर पे डिलीवरी कर जाएगा। ना आपको जाके देखना है, वहाँ पकड़े जाओगे, वेंडर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वेंडर ऑनलाइन ढूंढने की वेंडर्स ज़रूरत नहीं है। अवेलेबल हैं। और दूसरा आपको बता देगा ना, जो आपने जैसे जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल। वो आपको बता देगा कहाँ मिल रही है, अच्छी कहाँ की है। मेरे साथ भी होता था, जब मैं छोड़ता था तो ये होता था कि नहीं मिल रही, छोड़ दी। अब छोड़ दी,
फिर पता लगा मिल रही है तो नहीं, अरे बहुत अच्छा माल है, अच्छा पहुंच गए, क्योंकि माइंड से तो गई नहीं ना, आपने फिजिकली अपने आप को रोक लिया 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद जब अवेलेबिलिटी आई तो आप फिर पहुंच गए। फिर मैं अपनी मदर से एक बार कहता था छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं, बोला भगवान से प्रार्थना कर, हम्म, ठीक है, हम्म, कैसे, दिल से मैंने कहना शुरू करा। तो आज मेरे को क्या लगता है, बाद में मेरे को लगने लगा कि जब वो शक्ति होती थी, जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, शक्ति जो है वो आपको मौका मिल रहा है छोड़ने का। और जब शक्ति हो गई तो आप प्रार्थना कर रहे हो कि मिल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर जब सर अपने यंगर सेल्फ को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं इतना कुछ सुन रही हूँ कि आपकी मदर ने भी आपके साथ हेल्प करने की कोशिश की, ब्रदर ने भी, एंड तब भी आप कहीं ना कहीं सब्सटेंस अब्यूज में ही थे। तो अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को कोई मैसेज देना चाह रहे हो तो क्या दोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मेरे को उस टाइम अवेयरनेस हुई होती ना, उस टाइम अवेयरनेस क्या होती थी, एक प्रोग्राम आता था अंधी गलियाँ, अंधी गलियों में दिखाते थे कि वो आदमी नशा कर रहा है, उसको नशा नहीं मिल रहा, वो बड़ा परेशान हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने देखा कि मेरा तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मेरे को मोटिवेशन नहीं हुआ उससे, क्योंकि उसमें क्या दिखाया कि आपकी इतनी बुरी हालत, मेरी तो हुई नहीं इतनी बुरी हालत, नहीं मिला ना मिला। अब क्या होने, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्या होने चाहिए कि आप अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको मज़ा लगेगा, अच्छा लगेगा, बट धीरे धीरे क्या होगा कि इंस्पायरिंग स्टोरीज़ ना, आपने किसी का दिया कि उसने स्टार्ट किया, ऐसा हुआ कि आप धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच रहे हो। तो आप स्टार्ट करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप उस स्टेज पे पहुंचोगे जब आपका सब कुछ चला जाएगा, तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा, तब भी कुछ लोगों के समझ में आएगा। हम ये बोलते हैं एक ट्रायंगल, बॉटम जो है वो है ग्रीन, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक ट्रायंगल को। तो बॉटम पार्ट जो है वो ग्रीन है, मतलब वो लोग हैं जो नशा नहीं करते या नशा नहीं करेंगे। ऑरेंज पार्ट जो है ट्रैफिक लाइट के हिसाब से, वो ऑरेंज पार्ट वो है जो लोग कभी कभी करते हैं, एडिक्ट हो सकते हैं। और टॉप जो पोर्शन है वो है रेड, एडिक्ट्स का। वो है जो एडिक्ट हो गए हैं। और जब वो एडिक्ट हो गए हैं तो वो क्या करेगा, वो दूसरे को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। एक केस बताता हूँ मैं, एक व्यक्ति का फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने देखा कि मेरा बेटा नशा करता है। अब उसने सोचा कि पैसे की दिक्कत हो रही है, क्या करूं। तो फादर ने कहा सिगरेट ला दे मेरी, सिगरेट का पैकेट लेने गया, उसने क्या किया, आगे से थोड़ी खाली करके उसमें स्मैक डाल दी फादर को, क्या सोच के कि ये एडिक्ट हो जाएंगे, मेरे को पैसे देंगे, मेरा भी काम चलेगा। हे भगवान। फादर के पास तो पैसे की दिक्कत है ही नहीं। फादर को लगा कोई टेस्ट अजीब है, सिगरेट थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, उन्हें पता लग गया कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने उसको रिहैब में भेजना सोचा कि रिहैब में भेज देते हैं, कैलकाटा का लड़का था, उसको रिहैब में भेजने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। उस सेंटर वालों ने एक लड़के को भेजा जो अल्कोहलिक था, कि भैया वो तो ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक को भेज दो, दोनों की तालमेल नहीं बैठेगी। वो उसको लेके आ रहा था, कह रहा है नहीं मेरे तो पहले नशा करना है। अरे बोला सेंटर वालों ने तेरे लिए नशा रखा हुआ है, तो तू जाके उसके बाद छोड़ना है ना, तूने तो रखा हुआ उन्होंने तेरे लिए, चिंता मत कर, चल। अब वहाँ पहुँचने के बाद उसको दिखाई दिया ये तो बेवकूफ़ बना दिया इसने, मेरे को यहाँ तक ले आया, भाग गया। 2 दिन बाद उसने क्या किया, 2 दिन बाद वापस आया सेंटर में, और चप्पल को खोल के मच्छी से खुलवा के अंदर नशा करके बंद करके आ गया, नशा करके आ गया। अब वहाँ रहते रहते उसको दिखाई दिया कि काउंसलर है जो मेरे कलकत्ता का ही है, उससे कहा कि बॉस पिएगा, अरे यहाँ कहाँ मिलेगी, मेरे पास है, हे भगवान। सिगरेट और पन्नी का इंतजाम कर ले। अब उसने क्या करा, उसने दूसरे काउंसलर को बोला जो अल्कोहलिक था कि भाई ऐसी ऐसी बात है इसके पास है, और मैं अगर उसके साथ जाके निकलवा तो लूँगा, लेकिन मैं जैसी आवाज़ मारूँ ना, ओए भाग के आ जाना, क्योंकि मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर सकता। देखने के बाद शायद मेरा दिमाग, पहले उसने कन्फाइड कर दिया तो पकड़ लिया गया। तो ऐसे ना, मतलब आपका दिमाग जो है वो इतना कनिंग हो जाता है, इतना बैफलिंग हो जाता है कि आपको खुद नहीं समझ में आता आप कर क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो।
तो एडिक्शन कितना स्ट्रांग है, वो अपने फादर को इसलिए लगाने को तैयार था, कि मुझे इजीली अवेलेबल हो जाए, वो भी खरीदेंगे मैं भी मैं भी खरीदूंगा। खरीदूंगा, मेरे से तो खरीदवाएंगे, उनको तो पता नहीं। तो सी है। सर जो ये यूज से अब्यूज, फिर अब्यूज से एडिक्शन का जो सफर है, अगर कोई इससे बचना चाहता है तो क्या अर्ली साइंस हैं कि मेरा बच्चा या मेरा कोई लव्ड वन यूज से अब्यूज की तरफ जा रहा है? कोई यूज ही, अर्ली साइंस? यूज पे कंट्रोल करना है, अब्यूज तक नहीं वेट करना। स्पेशली जहाँ तक एडिक्शन, ये हार्डकोर सब्सटेंसेस का सवाल है, अल्कोहल का नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्कोहल में 2 बनने वाले हैं, बाकी 8 तो बच सकते हैं। एडिक्ट्स में क्या है कि आपने एक ड्रग यूज़ किया तो आप 99.9% आप एडिक्ट बनने वाले हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, कोई देर से बनेगा, बनेंगे सब। तो आपको ये दिखाई दिया कि आपका बेटा यूज़ कर रहा है, या यूज़ करने से पहले ही उसके लाइफस्टाइल में चेंज दिखाई देंगे ना। अपना हाइजीन नहीं है, उसका नहाना धोना कम हो गया, ओके वो पढ़ाई में ध्यान कम दे रहा है, उसके नंबर्स कम आने शुरू हो गए, ओके उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया, उसके जो फ्रेंड्स आ रहे हैं वो उसके स्टेटस के नहीं हैं। तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं। तो फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब वो ये वार्निंग साइंस देखे उसी वक्त कंट्रोल कर ले। और अगर मान लीजिए वो स्टेज से आगे निकल गया और वो एडिक्ट हो गया है, तो आप उसको ट्रीटमेंट में भेजना ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि सोशल इतना ज़्यादा स्टिग्मा है कि फैमिली भी हाइड करती है, एडिक्ट भी हाइड करता है। उससे आप कन्फ्रंट करो कि तू नशा करता है तो वही कहेगा कौन कहता है। अब कौन कह सकता है कि तू नशा कर रहा है? जो तेरे साथ नशा कर रहा है वो तो कहेगा नहीं। तो फैमिली हाइड करती है, पेशेंट हाइड करता है, जो एडिक्ट है वो हाइड करता है। और जब ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो फैमिली इसको 1 साल रखो, 2 साल रखो, ठीक होना चाहिए। बट 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना उसके बाद उनकी कोडिपेंडेंसी बोलते हैं उसको, जागती है। वो यूज हो गए होते हैं उसके ना, मतलब चला गया बाथरूम में इतनी देर से है, क्या कर रहा होगा, नशा तो नहीं कर रहा। तो उनका माइंड जो है ना ऑक्यूपाइड है। अब जब उसने आपको ट्रीटमेंट में भेज दिया तो आपका माइंड में खालीपन आ गया। अब वो खालीपन को भरने के लिए आपको क्या लगता है, उसको वापस, मतलब कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियसली फैमिली उसको वापस ले आती है, बिकॉज वो भी उस लाइफस्टाइल की यूज्ड हो गए। उसको देखना, उसके पीछे पीछे घूमना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, हमारे पास आया, मेंटली डिरेंज था, मेंटल उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, और उसकी मदर भी मेंटल प्रॉब्लम थी। फादर ठीक थे, तो उसको एडमिट कराया। तो फादर आता था, वो शेयर करता था, मदर कुछ नहीं बोलती थी, बैठी रहती थी। आप कुछ बोलेंगे, और उनके चेहरे से पता लगता था इनको कुछ प्रॉब्लम है। तो एक दिन क्या हुआ, जब बाकी लोग शेयर कर रहे थे, मतलब शेयर कर मकसद क्या है कि आपको, आपने क्या ट्राई किया उसको छुड़ाने के लिए, कामयाब नहीं हुए, तो दूसरा वो चीज़ ना ट्राई करे। शेयरिंग का मतलब फैमिली को क्या एजुकेट करने का मकसद है कि उन्होंने, दूसरे ने ट्राई कर लिया, अब बस ट्राई करो, काम नहीं करेगा। तो जब वो हंस पड़ी तो हमने कहा कि आज तो इनका कुछ रिएक्शन निकला है। हमने कहा जी आपको ऐसा क्या याद आ गया, कुछ चुटका याद आ गया, किसी की बात को सुन के आपको हंसी आई, तो हमें भी शेयर करो, हम भी हंस लेंगे। नहीं नहीं, बताओ तो सही। कह रही ये ना कुछ दिन पहले मेरे को इसने मेरा गला पकड़ लिया, पैसे दो नहीं मार दूंगा। मैंने दबा दूंगा, पैसे दो। कह रही है काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ी देर बाद उसने मेरा गला छोड़ दिया। तो मैंने उससे पूछा तूने गला क्यों छोड़ दिया? 7 बज गए ना, ठेके बंद हो गए। हे भगवान। तो मदर को क्या दिखाई दे रहा है, इसने मेरा गला, मतलब शी वॉज एंजॉइंग कि उसने मेरा गला पकड़ रखा, दबा नहीं रहा। बताओ। मतलब कितना जो है वो फैमिली पे असर पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। कि आप उस लाइफस्टाइल की यूज्ड हो गए हो कि वो अगर कर रहा है कुछ और मैं उसको नहीं दे रही, मेरे को मार नहीं रहा। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि अच्छा वो छोड़ क्यों दिया, क्योंकि आपको उसमें भी प्लेजर मिल रहा था, गला पकड़ रखा, दबा नहीं रहा। तो ये जो है ना, बड़ा एक्सट्रीम केस बताया मैंने। बिल्कुल। बट फैमिली भी इतना उस पर साथ डिपेंडेंट हो जाती है, और दूसरे को ना पता लग जाए कि इसको रियाब में भेज दिया, कहाँ गया हुआ है, क्या कहेंगे,
तो थोड़े टाइम बाद निकाल के ले आओ, क्योंकि फैमिली पूछ रही है, रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी पूछ रहे हैं, वो कहाँ है, दिखाई नहीं दिया। अब आप उसको ले गए, उसका ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया नहीं कि मैं कर सकता हूँ, तो वापस जाएगा। तो फैमिली का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि फैमिली और सोसाइटी भी, जैसे मैंने बताया ना कि पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आप एडिक्ट हो। और ये मैं ही कह रहा हूँ कि उनकी गलती नहीं है, बिकॉज आप अनप्रिडिक्टेबल हो। बिल्कुल। तो फैमिली छुपाती है, जब भर्ती कराने आएंगे तो बोलेंगे जी जितना बड़ी टाइम रखो, ठीक होना चाहिए, बट थोड़े टाइम बाद उनकी कोड डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है, दे वांट टू टेक हिम बैक। सर रिहैब में होता क्या है? अगर हम रिहैब, अगर जो सुन रहा है, क्या पता ये पॉडकास्ट कहाँ तक पहुँच रहा है, तो रिहैब का एनवायरनमेंट क्या होता है? वो क्या हीलिंग प्रैक्टिसेस या वो क्या ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे एक एडिक्ट वो सब्सटेंस अब्यूज को छोड़ दे? मतलब व्हाट एक्चुअली दे डू? सी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपकी एडिक्शन कब शुरू होगी? जब आपका फ्री टाइम है। आप स्कूल में, कॉलेज में जब तो आप यूज़ करेंगे नहीं, उसके बाद जब फ्री टाइम आपने जब यूज़ किया, जब पार्टी में गए, तो आपका डिसिप्लिन कहाँ से भंग हुआ? फ्री टाइम से, फ्री लेजर टाइम से। टाइम से। और धीरे धीरे क्या होता है, वो आपका जो फ्री टाइम का जो था वो आपके फुल टाइम हो गया। बिल्कुल। मतलब जब भी आपको मौका मिला, जब भी आपको इच्छा करी, आपने ले लिया। काम पे नहीं जाना, मतलब नशा करना है तो काम पे नहीं जा सकते, तो छुट्टी मार ली। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आपका सारा डिसिप्लिन ख़त्म हो गया, सोने का टाइम, जगने का टाइम। तो सबसे पहली चीज़ जो रिहैब में होती है वो आपको डिसिप्लिन करते हैं। सोने का टाइम फिक्स हो गया, उठने का टाइम फिक्स हो गया, क्लासेस चलती हैं जिससे एडिक्शन से रिलेटेड हैं, कैसे आप बाहर निकल सकते हो, क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या करा, आपको डिसिप्लिन कर दिया टाइम। दूसरा, आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप कैसे बाहर निकल सकते हो। तीसरी चीज़, आपको वहाँ एक ग्रुप मिल गया जिसको आप कन्फाइड कर सकते हो। जैसे वो कहावत है ना, हमाम में सब नंगे होते हैं। तो वहाँ क्या है, आप ऑनेस्टली शेयर कर सकते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब आप एडिक्शन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि आपने कोई गलत काम किया, चोरी करी, फर्स्ट टाइम आपने की, तो आपका दिल बहुत धड़, आप गलत गलत काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, तो आपको दिखाई देता है कि आपके अंदर धक 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 हो रही है। चाहे नॉर्मल आदमी हो, झूठ बोलेगा तो उसको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर करते करते क्या होता है आदत पड़ जाती है। कि वो धीरे धीरे आपका जो है दिल धड़कना कम हो जाता कम हो है, जाता है। क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। वो स्पिरिचुअलिटी ना, मतलब आपको जिस चीज़ सही की गलत में फर्क खत्म हो गया उसके लिए। फ़र्क ख़त्म हो गया और वो कंफर्टेबल हो जाता है उसमें। अब मैंने जो गलत किया वो मेरे दिमाग के अंदर तो है ही, मैंने जो भी किया आज तक वो मेरे मेमोरी में स्टोर्ड है। पर अगर मैं सारी अपनी गलतियां याद हो जाए मेरे को कि मैंने क्या क्या गलत किया, तो मैं शायद जी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मिठाई पसंद है? हाँ जी पसंद है। क्या पसंद है? मेरे को बर्फ़ी, कोई कहेगा गुलाब जामुन, कोई कुछ। सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है? फला जगह। सबसे ख़राब कहाँ मिला था? सोचना पड़ेगा, हम बुरी चीजें याद ही नहीं याद रखना नहीं नहीं रखनी रखना है। चाहते। तो सर वही, इसे ही साइंटिफिक नेम ट्रॉमा कहा गया है ना। उस ट्रॉमा जो भाई पास्ट लाइफ के ट्रॉमास होते हैं उसको भुलाने के चक्कर में ही लोग अल्कोहलिज्म में आते हैं, बिकॉज दे टेंड टू फॉरगेट द नेगेटिव थिंग्स दैट हैपेंड इन देयर लाइव्स। सी आपने एडिक्शन में बहुत कुछ गलत किया तो वो आप उसको याद नहीं करना नहीं चाहते याद हैं। करना चाहते तो और जो दोबारा कर लेते हैं। दोबारा कर लेंगे नहीं, वो आपके दिमाग में नहीं, अनकॉन्शियस माइंड में चले गए, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में है वो। और आपके जो अच्छे मोमेंट्स हैं, अच्छा महसूस किया, बहुत अच्छा महसूस किया, वो आपके दिमाग में है, तो वो आपको वापस लेके जा रहा है। तो हम ये था कि वो उसके दिमाग में वो गुड हाँ। मेमोरीज स्टोर्ड हैं। जी जी जी। अब वो गुड मेमोरीज उसको वापस ले जाती हैं कि मैं वही एंजॉय करूँगा जो मैंने फर्स्ट टाइम एंजॉय किया। आपने फर्स्ट टाइम मान लीजिए अच्छा खाना खाया या कोई भी अच्छी चीज़ खाई, दोबारा उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो और वही चीज़ खाएंगे तो उतना एंजॉय नहीं करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एंजॉयमेंट नहीं रहेगा। लेकिन मेमोरी क्या बोल रही है कि मेरे को वही किक चाहिए जो मेरे को फर्स्ट टाइम मिली, वो मिलेगी नहीं दोबारा। आपने सेक्स किया, सबसे बड़ी एग्जांपल, आपने सेक्स किया, आपको बड़ा एंजॉय किया, नेक्स्ट टाइम उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 7 ईयर पिच बोलते हैं ना मैरिज में, 7 साल के बाद आदमी, वाइफ साइड में बैठी है, वो साइड में बैठा, आगे पीछे चल रहे हैं, पहले साल में वो साथ साथ घूम रहे हैं। तो वही हाल उसका है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वो किक मिल नहीं रहा, लेकिन आप वो ढूंढ रहे हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं, आपका बॉडी, सारी चीज़ें आपकी ना
माइंड भी, बॉडी भी, सब उसको मांग रहा है। तो इसलिए बार बार रिलैप्स होता है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये साइन कारण है रिलैप्स का, प्लस सोसाइटी स्टिग्मा, आपकी फैमिली का स्टिग्मा, आपको लोग एडिक्ट मानते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको बाहर निकलने में रोकते हैं, वापस रिलैप्स होता है। एक्चुअली ना सोसाइटी जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ को, अल्कोहलिज्म को एक मॉरल लेंस से देखती है। वो एक मॉरल लेंस से देख के एक इंसान को ना लेबल कर देती है कि भैया ये इंसान बुरा है। वो ये नहीं सोच रही कि वो क्यों उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ना एक्चुअली बहुत लोग, जो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि लोग अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे रिहैब में, कि छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि देयर इज सोशल स्टिग्मा ना कि भैया मेरा बच्चा नहीं है ऐसा, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर लास्ट में आप कोई भी एक स्टोरी बताइए जो हमारी यूथ को, जो सुन रही है ये पॉडकास्ट, उनको इंस्पायर कर जाए कि अगर कोई यूथ से अब्यूज पे ना जाए, है ना? क्योंकि आई थिंक वो ही एडिक्शन को रोकेगा। क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल के यूज़ को लिमिट कर देना चाहिए, सब्सटेंस के अब्यूज़ को तो खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि उसका तो एडिक्शन होगा ही होगा। सो एनी स्टोरी दैट कैन इंस्पायर आवर यूथ, कुछ भी। मेरी स्टोरी है वो मैंने आपकी खुद की स्टोरी है, मेरी खुद की बिल्कुल, स्टोरी है, जो मैं ये कहूँगा कि आपको जब लगे ना कि आप यूज़ कर रहे हो बिल्कुल। और आपको लगे कि आप फंस गए हो, जी। तो उस स्टेज पे आपको कन्फाइड करना चाहिए कहीं ना कहीं, जिसको आप ट्रस्ट कर सकें। पेरेंट्स हो, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली हो, जहाँ आप ट्रस्ट कर सकें हम, और आपको लगे कि वो आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी आपको लगा ना एडिक्शन में आ गए और आपने नहीं हेल्प ली, तो आप बहुत मुश्किल है आपका बचना। और सपोर्ट के लिए अल्कोहलिक्स के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, नार्कोटिक्स के लिए, ड्रग्स के लिए नार्कोटिक्स अनोनिमस है। आप वहाँ जा सकते हो, उनकी कहानियाँ सुन के आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरे साथ मैंने बताया ना, जैसे मेरे साथ भी क्या हुआ था कि उस व्यक्ति का एग्जाम्पल मिला के उसने छोड़ दी। मैं कन्विंस हो गया कि वो रेगुलर मिल रहा है डॉक्टर से, बेवकूफ़ नहीं बना रहा डॉक्टर का। क्योंकि मैं उसी डॉक्टर को मिलने जाता था 5-5 6-6 महीने बाद, जब छोड़ देता था पहुंच जाता था, डॉक्टर साहब ठीक है आज शरीर ठीक है ना। 2 दिन बाद फिर डिटोरेट होना शुरू हो गया, मिलना बंद कर दिया, छोड़ दी, फिर मिल लिए। तो जब उसने कहा ना वो रेगुलर मिलता है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। तो जब आप ऐसे ग्रुप में जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप फंस गए हो, तो सबसे आसान तरीका है कि कोई ना कोई ऐसा आदमी ढूंढ लो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो और उसके कहने पे चलो। डिफ़िकल्ट है, बट और कोई हल नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच सर, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमें ये सीखने को मिला कि सोसाइटी में हम बहुत बार ये देखते हैं कि एक बाप अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा है कि मैं आगे से नहीं पीऊँगा या मैं नहीं सब्सटेंस अब्यूज़ करूँगा, पर वो तब भी कर जाता है। सो जो वो सब्सटेंस अब्यूज़ है और अल्कोहल है, वो उनके माइंड से प्ले कर रहे हैं, माइंड से, बॉडी से। बॉडी से, तभी वो नहीं वो चीज़ रोक पा रहा। मैंने ये सीखा, और मैंने ये भी सीखा कि व्हेन द नीड इज़ रिक्वायर्ड, तुम फँस गए हो तो प्लीज़ गो टू रिहैब, क्योंकि वो ही एक जगह है जो आपको कहीं न कहीं उस चीज़ से, उस पूरे जो एनवायरनमेंट से निकाल पाएगी। बिकॉज़ जब तक आप एक एनवायरनमेंट में रहोगे जहाँ पे आपको वो लोग हैं जो सपोर्ट ही कर रहे हैं, जो आप जैसे ही हैं, तो आप वो चीज़ कभी भी नहीं छोड़ पाएँगे। एंड आई थिंक हम सबके लिए एक ये मैसेज है कि जहाँ सब्सटेंस अब्यूज़ एक ऐसा फ्रेज़ है जो इवोक करता है फिगर्स लाइक loss and shattered lives of people and family in which these individuals are living, कहीं ना कहीं there is a hope, एक होप है रिकवरी की, हीलिंग की। उसके लिए बहुत सारे रिहैब्स हैं जो दिल्ली में हैं, इंडिया में बहुत जगहों पे सिचुएटेड हैं। अगर कुछ भी आपको आपने आसपास कोई भी ऐसा इंसान दिखे जो फंस चुका है, आप प्लीज़ उसके पास जाइए और ऐसे रिहैब्स में उनको उनको लेके जाइए, और उनको रिक्वायर्ड, जो उनको रिक्वेस्टेड, उनको हेल्प चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, हीलिंग चाहिए, वो प्रोवाइड करिए। थैंक यू सर, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना पॉडकास्ट, तो मेरा मतलब मुझे पता था कि जो मेरा टॉपिक वो ड्रग अब्यूज़ है, पर मैं इतनी सेंटिमेंटल नहीं थी। पर जब आपकी स्टोरी सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा बात ही नहीं हो रही है।
आई थिंक कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं होगा जो बता रहा होगा कि ड्रग अब्यूज़ में इतने बच्चे पहले थे, अब इतने बच्चे पड़ गए हैं। एंड समबडी लाइक यू हू इज़ सो एजुकेटेड, वो भी कभी ना कभी इसी उसमें था, और आप उस दलदल से बाहर निकल के आए हैं आज, एंड यू आर हेल्पिंग पीपल आउट रिकवर फ्रॉम दिस इलनेस। दिस इज़ अ डिज़ीज़, It's a disease. इट्स अ डिज़ीज़। सो अगर WHO आप has accepted it as a disease. डिज़ीज़, सो अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।